नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोधपुर के बारे में। जी हाँ, जोधपुर ज़िले के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए जोधपुर की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जोधपुर का मैप है जो यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं, जिसमें बाव, फलोदी, लोहावट, बालेसर, शेरगढ़, तिंवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, पीपाड़, बिलाड़ा, जोधपुर, लूणी, ओसियाँ यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। इसके अलावा कुर्जा यहाँ का प्रमुख शुभंकर है, कुर्जा पक्षी यहाँ का शुभंकर है। RJ 19 है, वो जोधपुर का परिवहन कोड है। सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। जोधपुर संभाग, जिसमें जोधपुर जिला, जिसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जोधपुर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं। आइए देखते हैं एक नज़र। ई-बिजनेस पोर्टल जोधपुर में शुरू हुआ है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच टू वे कम्युनिकेशन के लिए ई-बिजनेस पोर्टल जो देश में पहला प्रयोग है, वर्तमान में इसकी शुरुआत है वो उदयपुर और जोधपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। स्वायत्त शासन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसे लागू किया गया है, जिसके माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज के लिए 1416 करोड़ रुपये की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जोधपुर शहर की लाइफलाइन कही जाती है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद जोधपुर, पाली, बाड़मेर के तकरीबन 2104 गांवों और 5 शहरों में पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को आने वाले 3 सालों में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 18वां दीक्षांत समारोह जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित किया गया था, जहां पर लता मंगेशकर को D.Lit की उपाधि है वो कला के क्षेत्र में दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर ध्यान रखना है। लता मंगेशकर को D.Lit की उपाधि दी गई थी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, जो 18वां दीक्षांत समारोह हुआ था। वहीं इसी समारोह में विज्ञान के क्षेत्र में M.S. स्वामीनाथन को DSc की मानद उपाधि से नवाजा गया था। इसके अलावा भारत ओमान जो संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 का जो 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन में इस सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया था। जो ओमान की रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 सफलतापूर्वक 21 लेकर 25 फरवरी तक आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं की परिचालन क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। साथ ही साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का इसमें पारस्परिक आदान प्रदान करना, तो दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन बना है, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में 25 से लेकर 30 मार्च तक आयोजित किए गए राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार सईद कादरी को हसरत जयपुरी पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 8वां संस्करण जो 25 से लेकर 30 मार्च तक जोधपुर में आयोजित किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, जोधपुर में 25 से लेकर 30 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 8वां संस्करण इसका आयोजन किया गया था रिप फिल्म क्लब की ओर से। सईद कादरी, जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1960 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। फिल्मी कैरियर की शुरुआत इन्होंने महेश भट्ट की फिल्म से जिस्म से की थी, तो इन्हें पुरस्कार वो दिया गया है। इसके अलावा पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों एवं अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी बनेगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। जोधपुर में तो इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। तो ओलंपिक पदक विजेताओं को साथ ही साथ राजस्थान सरकार निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किए जाएंगे, और ये ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। तो आवासीय पैरा खेल अकादमी खेल को बढ़ावा देने के लिए जयपुर और जोधपुर में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा जोधपुर के रहने वाले कृष्णकांत जोशी को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है। जी हाँ, जोधपुर से है कृष्णकांत जोशी, जिन्हें भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है। भारतीय पेट्रोलियम की जो सहायक कंपनी BPRL में जोशी को डायरेक्टर बिजनेस ऑपरेशन बनाया है। ये कंपनी के नए क्षेत्र में संभावना की तलाश करेंगे, प्रोडक्शन और बिजनेस के साथ संपदा का कार्य ये देखेंगे। तो BPRL की स्थापना 2003 में की गई थी। मुख्य रूप से कंपनी को कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था संभालती है BPRL। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में जोधपुर, जी हाँ, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जोधपुर को शामिल किया गया है। राजस्थान के 6 शहर जिसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इनको शामिल किया गया है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। इसमें 1500 करोड़ रुपये का विकास कार्य है वो इसमें करवाए जाएंगे इन 6 शहरों में। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो नेशनल लेवल पर लाया गया था, लेकिन उसमें राजस्थान के जो योजना में 2 साल में 4 शहरों को ही जोड़ा गया था, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर थे। तो अब राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना जिसमें 6 शहरों को शामिल किया है। राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक इंस्टीट्यूट है वो बनाया जा रहा है। 672.5 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। तो हाल ही में इसका शिलान्यास भी हो गया है। तो ये संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें डिजिटल कोर्स होंगे। इसके अलावा इसमें जो फाइनेंशियल भी कोर्स है वो करवाए जाएंगे छात्रों को। 400 करोड़ रुपए के पहले फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आवंटित किए गए 2021-22 में इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका बजट है वो बढ़ाया गया है। 672 करोड़ रुपए का संशोधित राशि है वो इस इंस्टीट्यूट के लिए रखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने संयुक्त रूप से जोधपुर के बोरानाडा में व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। जी हाँ, व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन जोधपुर में हुआ था, जहां पर हस्तशिल्प उत्पादों के विकास, प्रचार और विपणन की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा खरीदारों, डिजाइनरों और संसाधन व्यक्तियों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में आवश्यक बुनियादी ढांचा और समर्थन सेवाएं यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण व्यापार से जुड़ी सहायता सेवाएं इसमें दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में इस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना के लिए न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी सहित 3 विभागों में 141 नए पदों को भी सृजन किया जाएगा। इस भवन निर्माण के लिए 77.31 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अलावा अशोक गहलोत ने जोधपुर और डूंगरपुर में एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो यह भी क्वेश्चन है वो वनपाल वन रक्षक के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। जोधपुर जिले की सौखाला पंचायत समिति के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गिलाकोर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मंगल सिंह के नाम पर रखा गया है। वहीं डूंगरपुर जिले की ही जोतरी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करावाड़ा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी श्री दूलजी भाई वर्मा के नाम पर किया गया है। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इन स्कूलों का नाम है वो रखा गया है, ताकि वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान के संघर्ष को जो युवा पीढ़ी इसके माध्यम से प्रेरणा ले सके। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर को बड़ी सफलता मिली है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने मेटल 3D प्रिंटर बनाया है। जी हाँ, लेजर और रोबोट सिस्टम को छोड़कर सभी पुर्जे देश में ही बने हैं। डिज़ाइन भी निर्मित किए गए हैं देश में ही और भारत में बना ये पहला 3D प्रिंटर है। इसे एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे, ऑयल एंड गैस सहित सामान्य इंजीनियरिंग में मशीनरी तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यात्री जहाज़ों के साथ साथ लड़ाकू विमानों के पार्ट भी ज़रूरत के अनुसार इसमें बनाए जा सकेंगे। अब तक 3D प्रिंटर को आयात करना पड़ता था, जिसकी कीमत तकरीबन 7.5 से 10 करोड़ रुपए आती थी। तो IIT के इस 3D प्रिंटर की कीमत तकरीबन 3.50 करोड़ से 5 करोड़ रुपए है, यानी ये डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन तकनीक पर कार्य करता है। इसके अलावा भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने 1 जुलाई 2022 को राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन का आयोजन किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया था हाल ही में। सुरक्षा मंथन 2022 जिसका आयोजन जोधपुर में हुआ था, जो सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर आयोजित किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता पंकज सिंह ने की थी, जो महानिदेशक है BSF के। इसके अलावा जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के परिसर में 14.37 करोड़ रुपए की लागत से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव को CM अशोक गहलोत ने मंजूर किया है। उच्च न्यायालय जोधपुर में यह परिसर बनेगा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इसका नवीन भवन, जिसमें 500 व्यक्तियों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा। तो इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी, जिसकी स्थापना जोधपुर में हाल ही में बनाई जा रही है। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को रहने की पूरी तरह व्यवस्था, साथ ही साथ उन्हें प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा
ओलंपिक सहित अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को, राजस्थान के खिलाड़ियों को इसमें योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से इसमें प्रशिक्षण मिल सकेगा। तो बजट में इसकी घोषणा की थी। जयपुर के साथ साथ जोधपुर में ये पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी बनाई जा रही है। इसके अलावा काजरी जोधपुर को सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का पुरस्कार मिला था। जी हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के जो स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अवार्ड से नवाजा गया था काजरी जोधपुर को। काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर, जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में स्थापित किया गया था। इसके अलावा जोधपुर जिले के सालवा कला गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर 13 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। तो ये जोधपुर जिले का सालवा कला गांव है, जहां पर दुर्गादास राठौड़ की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जो 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। अष्टधातु से बनी घोड़े पे सवार प्रतिमा, जो 1400 किलो इसका वजन है। तो इनके पैतृक गांव वीर दुर्गादास राठौड़ के पैतृक गांव सालवा कला गांव में यह प्रतिमा स्थापित हुई है और ये जयपुर में इस प्रतिमा को बनाया गया और इसकी ऊंचाई तकरीबन 12 फीट है। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो स्थायी पीठ है वो स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। तो इसके माध्यम से राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 और राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम 1976 में विहित प्रावधानों के क्रम में ही जोधपुर में ये अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई है। स्थायी पीठ का गठन होने तक जोधपुर में सर्किट बेंच की जो बैठक अवधि है वो प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवस से ही रहेगी। इसके अलावा एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार देश में बना जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होने जा रहा है। तो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जो पहली स्क्वाड्रन की तैनाती है वो जोधपुर में की जाएगी। जी हाँ, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH जो हवा से हवा में और ज़मीन पर गोलियों के से लेकर मिसाइल तक की बौछार है वो कर सकता है। दुश्मन के हमले पर ये पायलट व गनर को भी अलर्ट भी करेगा। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के अवसर पर इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। तो इसकी तैनाती जोधपुर में की जाएगी। जोधपुर में जो पश्चिमी सीमा पर एयरफोर्स की मारक क्षमता भी इसके माध्यम से काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अमेरिका में निर्मित जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे से भी कई ज़्यादा अपग्रेडेड है। ऐसा माना जा रहा है कि LCH की नई स्क्वाड्रन की तैनाती है वो जोधपुर के फलौदी में की गई है। इसके अलावा कोई भूखा न सोए की संकल्प के आधार पर सीएम अशोक गहलोत ने 18 सितंबर को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ वो जोधपुर से किया है। इस प्रकार प्रदेश में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो गई है। तो इसमें संचालकों को प्रति थाली मिलने वाले अनुदान को भी इसी साल जनवरी माह में 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये किया गया था। कोई भूखा न सोए की संकल्पना को लेकर सरकार द्वारा 20 अगस्त 2020, जी हाँ 20 अगस्त 2020 को जो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 358 रसोइयों के माध्यम से की गई थी, जिसमें 8 रुपये में ज़रूरतमंद को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन दिया जाता है। तो वर्तमान में इंदिरा रसोइयों की जो बढ़ाने की संख्या वो 1000 तक की जाएगी और अभी टोटल 870 ये हो गई है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर की ओसिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा को भारतीय छात्र संसद की ओर से पुणे में विशेष सम्मान से नवाजा गया था। दिव्या मदेरणा को आदर्श युवा विधायक 2021 का ये सम्मान दिया गया था। युवाओं के समक्ष लोकतंत्र को प्रचारित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। दिव्या मदेरणा की उम्र करीब 38 वर्ष है। जोधपुर की कांग्रेस की कद्दावर नेता रहे परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा की पुत्री है दिव्या मदेरणा, जो 2018 से पहली बार चुनाव में उतरी थी और ओसिया विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। इसके अलावा जोधपुर के नेमीचंद जैन भावुक, जिनको मरणोपरांत गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो दिया गया है। जी हाँ, गांधी सद्भावना पुरस्कार इन्हें मिला है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 व्यक्तियों को गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो दिया गया था, जिसमें 2022 के लिए सम्मान देश के विख्यात गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बाराव को मिला है। बेंगलुरु से है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। जोधपुर के नेमीचंद जैन भावुक, इनको भी मरणोपरांत मिला है। वाराणसी के अमरनाथ भाई, दिल्ली के प्रशांत कुमार और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता को यह पुरस्कार दिया गया है।
इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। जी हां, पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं जो स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH है। जोधपुर में इसे वायुसेना में शामिल किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों का नाम प्रचंड रखा गया है। जो जोधपुर एयरबेस स्टेशन से राजनाथ सिंह ने प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भरी थी। LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तैयार किया है और इसका वजन तकरीबन 5.5 टन है और यह ज़मीन और हवा किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेज सकता है। इसके अलावा जोधपुर के शायर शीन काफ निज़ाम को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया था। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 अक्टूबर को हुए जो 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान 3 अक्टूबर को CM अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। इस मौके पर राजस्थान रत्न अवार्ड वो दिए जाने की घोषणा की थी, जिसमें 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था, जिसमें जोधपुर के शायर शीन काफ निज़ाम भी शामिल थे। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश दलवीर भंडारी, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एकमात्र CJI रहे जस्टिस राजेंद्र मल्होत्रा और दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल, जोधपुर के शायर शीन काफ निज़ाम और राजस्थान संगीत में बढ़ावा देने वाले KC मालू भी शामिल थे। तो राजस्थान रत्न अवार्ड है वो राजस्थान की जानी मानी हस्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसके अलावा जोधपुर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव रिसिस्टेशन ट्रेनिंग सेंटर है जिसकी शुरुआत है वो राजस्थान में पहली बार की गई है। जोधपुर में ये राजस्थान का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें CPR की तकनीक सिखाई जाएगी जिसके माध्यम से इमरजेंसी के दौरान कोई भी विक्टिम की मदद है वो कर सके। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न अंगों की अपंगता के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी में के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ, फिजियोथेरेपी में किया जाएगा। IIT जोधपुर के रोबोटिक ट्रेनर का कॉन्सेप्ट आसान है। इसमें मॉड्यूलर मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन है जिसे लगाना और उपयोग करना भी आसान है। इसके अतिरिक्त कूल्हे और घुटने के संचालन में केवल लीनियर एक्चुएटर का ही उपयोग इसमें होता है, इसलिए रोबोट अपने आप स्थिर और सुरक्षित उपयोग के दौरान ये मजबूत रहता है। तो IIT जोधपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है। इसके अलावा साल 2024 के अंत तक जोधपुर सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों को शून्य दुर्घटना शहर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके लिए MBM विश्वविद्यालय जोधपुर और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा फेडरेशन के जो इंडिया के चैप्टर चेयरमैन के कपिला और MBM विश्वविद्यालय के जो सिविल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का मुख्य उद्देश्य संयुक्त पहल के माध्यम से जोधपुर शहर पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ राजस्थान में सड़क सुरक्षा जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। इसके अलावा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के द्वारा बताया गया कि निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए आगामी 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 जो 11 से लेकर 13 मार्च तक जोधपुर में आयोजित होगा। इसमें काउंसिल की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर ज्वेलरी, सेरेमिक एवं अन्य उत्पादों के व्यापक स्तर पर इनको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा जो उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। 20 अक्टूबर को IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी और DRDO के सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस उत्कृष्टता केंद्र में मुख्य रूप से रेगिस्तान, युद्ध कौशल, प्रौद्योगिकी, भविष्योन्मुखी आवागमन प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सूचना एवं युद्ध से जुड़ी जो प्रौद्योगिकी से जैसे क्षेत्रों में लक्षित अनुसंधान इसमें किए जाएंगे। अब जानते हैं जोधपुर के इतिहास के बारे में। जी हाँ, जोधपुर में राठौड़ वंश का शासनकाल था। राठौड़ वंश जो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति दक्षिण भारत की जाति राष्ट्रकूट से बना है। राठौड़ कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज भी माने जाते हैं। राव सिंहा जो शासक हुए थे जोधपुर रियासत में 1240 से लेकर 1273 तक इनका शासनकाल माना जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंहा। पाली के पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर राव सिंहा राठौड़ मारवाड़ में आए थे। 1273 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
बिठू गांव पाली में राव सिहा की छतरी बनी हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इनके उत्तराधिकार दूहड़ जी ने नागाना बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर भी बनवाया था। राव सिहा जयचंद गढ़वाल का पौत्र माना जाता है। नागणेची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी कहते हैं। तो राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची माता। इसके अलावा राव चूड़ा जो शासक बने 1383 से लेकर 1423 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी राव चूड़ा के द्वारा बनाया गया था। तो मंडोर सर्वप्रथम राजधानी बनी थी, राव चूड़ा ने बनाया था। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। जी, प्राचीन नाम था मांडव्यपुर। मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर जो मंडोर में स्थित है। मंडोर इनको गुजर प्रतिहार उगम सिंह के द्वारा दहेज में दिया गया था। राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया था। राव चूड़ा ने मारवाड़ के सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत है वो राव चूड़ा के द्वारा मारवाड़ में की गई थी। राव चूड़ा जिनमें शिवाजी का चरित्र है वो अक्सर नजर आता था। राव चूड़ा के पुत्र रणमल जो राणा लाखा की सेवा में मेवाड़ चले गए थे। तो राव चूड़ा का पुत्र था रणमल जो राणा लाखा की सेवा में मेवाड़ में चला गया था। राव चूड़ा ने अपनी प्रिय रानी किशोरी देवी के कहने पर कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया था मारवाड़ रियासत का। इसके बाद राव रणमल यहाँ का शासक बना था। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ था। 1427 से लेकर 1438 तक राव रणमल का शासनकाल है वो रहा था। राणा लाखा के रणमल को मेवाड़ में दनला नामक जागीर है वो राणा लाखा ने प्रदान की थी। राव रणमल ने मेवाड़ के महाराणा मोकल की सहायता की थी। मेवाड़ के सरदार राघव देव ने इनकी हत्या कर दी थी राव रणमल की, क्योंकि वहाँ का प्रभुत्व इन पर ज़्यादा हो गया था। राव रणमल का प्रभुत्व मेवाड़ पर ज़्यादा हो रहा था और राणा कुंभा के कहने पर रणमल की हत्या की गई थी। बारमली नामक जो दासी ने हत्या की थी आप सभी को पता है 1438 में हत्या की गई थी। फिर शासक बने राव जोधा। राव जोधा जो रणमल का पुत्र था, मारवाड़ राठौड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राव जोधा को 1438 से लेकर 1489 तक ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। लोक देवता हड़बूजी ने संकटकालीन परिस्थितियों में राव जोधा का साथ भी दिया था। राव जोधा और कुंभा के बीच राणा कुंभा के बीच 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई थी। जी हाँ, आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में। राव जोधा का जो राज तिलक है वो बगड़ी के ठाकुर अखेराज के द्वारा किया गया था। मारवाड़ में सामंत प्रथा का जो सर्वाधिक विकास है वो राव जोधा के समय हुआ था। मारवाड़ में सामंत प्रथा का सर्वाधिक विकास 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना 1459 में हुई थी। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता का मंदिर का भी निर्माण करवाया था। राव जोधा के समय मेवाड़ के सेठ पदमचंद मारवाड़ आए थे। इन्होंने पदमसर तालाब का निर्माण करवाया था। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की रानी जसमा दे ने करवाया था। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया था। इसके बाद शासक बने थे राव सातल। 1489 से लेकर 1492 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ये राव जोधा के पुत्र थे राव सातल। और सातल के समय अजमेर के हाकिम मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां ने 1490 ईस्वी में पीपाड़ के पास तीज का व्रत कर रही कन्याओं को 141 जो कन्याओं का अपहरण किया था। फिर राव सातल ने गुड़ले खां की हत्या करते हुए इनको मुक्त कराया था कन्याओं को, और स्वयं लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मारवाड़ में शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, गुड़ला त्यौहार की शुरुआत गुड़ले खां की पुत्री गिंगोली द्वारा की गई थी। तो गिंदोली द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। तो राव सूजा उसके बाद शासक बने थे। 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक राव सूजा का शासनकाल था। राव जोधा के पुत्र थे। इनके समय राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था और राज के चिन्ह है वो प्राप्त किए थे। फिर राव गंगा है वो शासक बने थे, जिनका शासनकाल 1515 से लेकर 1531 ईस्वी तक था। राव सूजा का पोता और बाघा का पुत्र था राव गंगा। राव गंगा जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ से भेजी गई सेना का जो नेतृत्व है वो मालदेव के द्वारा इसमें किया गया था। तो गंगा का पुत्र था मालदेव जिसने नेतृत्व किया था। शेवकी का युद्ध
1529 से 30 में लड़ा गया था, जिसमें राव गंगा और दौलत खां के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें राव गंगा है वो विजयी रहे थे। इसके बाद राव जैत सिंह ने गंगा का तथा और शेख खान ने दौलत खां का साथ दिया। यहाँ राव जैत सिंह ने गंगा का साथ दिया और शेख खान ने दौलत खां का साथ दिया था। मालदेव ने राव गंगा की हत्या कर दी थी, पुत्र ने हत्या की थी मालदेव ने। उसके बाद शासक बना था मालदेव, जो राव गंगा का पुत्र था। मालदेव का शासनकाल 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक था। पितरहंता, जी हाँ, पितरहंता राजा कहा जाता है, मारवाड़ का पितरहंता शासक था। मारवाड़ का सबसे प्रतापी राजा था राव मालदेव। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था और राव मालदेव ने राणा विक्रमादित्य तथा उदय सिंह की सहायता भी की थी। राणा उदय सिंह ने राव मालदेव को बसंत राय नामक हाथी भेंट किया था। मालदेव ने सर्वप्रथम भद्राजुण सिंगल वीरा को पराजित किया। चारण कवियों ने इनको हिंदू बादशाह की उपाधि दी है। इसके बाद मुस्लिम इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक, जी हाँ, हशमत वाला शासक बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, मालदेव को कहा जाता है। बदायूनी ने इनको भारत का पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा है। फरिश्ता ने इन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। दरिया जोश हाथी के कारण इनके तथा मेड़ता के विरमदेव राठौड़ के बीच मतभेद अब हो गए थे। दरिया जोश हाथी के कारण राव मालदेव ने विरमदेव को पराजित करते हुए मेड़ता पर अधिकार भी किया था, विरमदेव को हराया था। उसके बाद जो पाहोबा का युद्ध हुआ था 1541 से 42 के बीच में, इस युद्ध में राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, राव मालदेव और जैत सिंह के बीच, जिसमें राव मालदेव है वो विजयी रहे थे। राव जैत सिंह लड़ते हुए इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शेरशाह सूरी का साथ दिया था। उमादे, जो जैसलमेर के बाटी राजा लूणकरण की पुत्री थी, उमादे जो मालदेव की पत्नी थी, नाराज होकर रूठ कर ये तारागढ़ अजमेर चली गई, जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रचलित है। भारमली उमादे की ये दासी थी। इसके अलावा हंसाबाई की दासी का नाम भी भारमली था, तो ये भी आप ध्यान रखना, जो हत्या की थी। इसके अलावा दिल्ली बादशाह हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करने हेतु जोगी तीर्थ जो फलोदी पहुंचा था। जी हाँ, बादशाह हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करने हेतु जोगी तीर्थ फलोदी पहुंचा था। हुमायूं ने अत खां जो रायमल सोनी मीर समन से बातचीत करने के लिए मालदेव के पास इनको भेजा था। मालदेव ने सैनिक सहायता देने से हुमायूं को मना कर दिया था। तो मुल्ला सुर्ख के कहने पर हुमायूं फारस ईरान वापस चला गया था। फिर हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, जो 1544 ईस्वी को हुआ था। जैतारण पाली में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और जेता और कुंपा जो मालदेव के सेनापति थे, ये युद्ध लड़े थे, जिसमें शेरशाह सूरी है वो विजयी हो गए थे। तो शेरशाह सूरी ने विजयी होने पर यह भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि जेता और कुंपा ने शानदार वीरता से इसमें युद्ध लड़ा था। जलाल खां जलवानी जो शेरशाह सूरी का सेनापति था, राव मालदेव युद्ध से पूर्व भागकर सिवाना चले गए थे और शेरशाह सूरी ने जोधपुर में सूरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद हरमाड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध हाजी खां और राणा उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया था। मालदेव और हाजी खां दोनों विजयी हुए थे। मुंशी देवी प्रसाद ने मालदेव चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। मुंशी देवी प्रसाद ने मालदेव को 52 युद्धों का विजेता माना जाता है और मालदेव के साम्राज्य में 58 परगने थे। मालदेव ने सातलमेर दुर्ग को तुड़वाकर पोकरण दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था और मालदेव ने ही जोधपुर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण भी करवाया था। आशाजी बारट और ईसरदास इनके दरबार में कवि थे और मालदेव ने अपनी प्रिय रानी स्वरूपी देवी के पुत्र राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया था मारवाड़ रियासत का। उसके बाद राव चंद्रसेन वो जो शासक बने थे, 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1541 में राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था। ये मालदेव के पुत्र थे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो राजपूताने के प्रथम राजा जिन्होंने जीवन भर मुगलों के साथ संघर्ष किया था। इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, अग्रदूत अग्रगामी महाराणा प्रताप का कहा जाता है। बुला बिसरा राजा द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ जो प्रताप का पथ प्रदर्शक
प्रताप का अग्रगामी, विस्मृत वाला राजा, इनके उपनाम है। भूला भटका शासक भी इनको कहा जाता। तो इन्होंने जीवन भर मुगलों के साथ युद्ध किया था, संघर्ष किया था। नागौर दरबार जो 1570 ईस्वी में लगा था, बहरमल के कहने पर अकबर ने इस नागौर दरबार का आयोजन किया था। इस दरबार के समय अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। इस दरबार में ही बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय वाटी, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने भाग लिया था और मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। राव चंद्र सेन दरबार छोड़कर बदराजून के किले पर चले गए थे जालौर में। उसके बाद वहां से सिवाना चले गए। सिवाना को राव चंद्र सेन और मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। सिवाना को मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। अकबर ने राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को 1572 से 75 ईस्वी के मध्य जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अकबर ने राव चंद्र सेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां, प्यादा खां, शाहबाद खां के नेतृत्व में सैनिक अभियान भी भेजे थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राव चंद्र सेन डूंगरपुर के आसकरण के पास सैनिक सहायता हेतु गए थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। राव चंद्र सेन जिन्होंने पोकरण दुर्ग, जैसलमेर के हर्राय भाटी को नीलाम किया था और दुंदाड़ा नामक स्थान पर वेरीसाल के घर खाने में जहर डालने से राव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई थी। तो इन वेरीसाल के घर में जो खाने में जहर डालने के कारण राव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई थी। सारण की पहाड़ी पाली में राव चंद्र सेन की छतरी भी बनी हुई है। अकबर ने 1581 से 83 के बीच में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। मतलब कोई शासक नहीं था तो खालसा घोषित कर दिया था। मोटा राजा उदय सिंह उसके बाद शासक बने थे। 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। मोटा राजा उदय सिंह मालदेव के पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह मेवाड़ जो मारवाड़ के पहले शासक थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जो जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं, जोधाबाई का विवाह जहांगीर से करवाया था। जगत गोसाई से उत्पन्न संतान शाहजहां के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ था। इनके समय मारवाड़ चित्रकला पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने मल्लीनाथ मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा करवाई गई थी और मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई थी। उसके बाद सवाई राजा सूर सिंह जो शासक बने थे, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। 1595 से लेकर 1619 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। लाहौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था और अकबर ने इनको सवाई राजा की उपाधि है वो प्रदान की थी सूर सिंह को। फिर शासक बने थे राव गज सिंह। 1619 से 1638 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सूर सिंह के पुत्र थे राव गज सिंह। दल थम्बन की उपाधि जहांगीर के द्वारा गज सिंह को प्रदान की गई थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। गज सिंह के समय लाख पसाओ दान देने की परंपरा शुरू हुई थी। अनारा बेगम इनकी रखेल थी। राव गज सिंह जो जसवंत सिंह प्रथम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आगरा में राव गज सिंह का देहांत हो गया था। फिर शासक बने थे अमर सिंह राठौड़ जो गज सिंह के बड़े पुत्र थे। इन्हें कटार का धनी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, कटार का धनी किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम बादल था, जो छतरी है बादल की, 16 खंभों युक्त नागौर में स्थित है। ये अपने घोड़े सहित आगरा के किले से कूदे थे और ये नागौर के जागीरदार भी रह चुके हैं अमर सिंह राठौड़। और इन्होंने शाहजहां के आगरा दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी थी। मतीरे की राड़ जो काफ़ी फेमस है, जो प्रचलित है, 1644 ईस्वी में नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के जो शासक है करण सिंह के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें करण सिंह विजयी हुए थे। इस युद्ध को जाखड़िया गांव का युद्ध भी कहते हैं। तो मतीरे को लेकर जो राड़ हुई है, मतीरे की राड़ कहा जाता है 1644 ईस्वी में। अमर सिंह राजस्थान की ख्यालों में प्रसिद्ध है। अर्जुन दास गौड़ और विठल दास राठौड़ ने धोखे से अमर सिंह की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोस्तों जोधपुर की मारवाड़ रियासत में शासक बने थे जसवंत सिंह प्रथम। इनका शासनकाल 1638 से लेकर 1678 तक रहा था। गज सिंह के पुत्र थे जसवंत सिंह प्रथम। शाहजहां ने इनको महाराजा का खिताब दिया। जी हाँ, महाराजा की उपाधि से शाहजहां के द्वारा इनको नवाजा गया था। इनके अस्वस्थ होने के कारण राज सिंह कुपावत का बलिदान भी दिया गया था। शाहजहां ने इनको 6000 मनसब प्रदान की थी। 6000 मनसब दी गई थी शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के पुत्रों दारा मुराद शुजा और औरंगजेब के बीच लड़े गए उत्तराधिकारी के युद्ध में जसवंत सिंह ने भाग लिया था। धर्मत का युद्ध
1658 में ये लड़ा गया था उज्जैन मध्य प्रदेश में। इस युद्ध में जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का और मुराद ने औरंगजेब का साथ दिया था, जिसमें औरंगजेब है वो विजयी रहे थे। जसवंत सिंह युद्ध को बीच में छोड़कर घर आ गए थे, तो उनकी रानी जसवंत दे ने दुर्ग के द्वार खोलने से मना कर दिया था, तो द्वार बंद कर दिए थे जसवंत दे, जो इनकी रानी थी जसवंत सिंह की। इसके बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है खजवा का युद्ध, जिसमें शुजा और मुराद जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। इसमें भी औरंगजेब अब जीत गए थे। 1659 ईस्वी में खजवा का युद्ध हुआ था। दोराई का युद्ध 1659 में हुआ था, जिसमें अजमेर में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, तो जिसमें औरंगजेब है वो जीत गए थे। और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को 7000 का मनसब भी दिया था, तो 7000 मनसब है वो जसवंत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को सर्वप्रथम गुजरात का सूबेदार और उसके बाद मालवा का और काबुल का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह की धोखे से हत्या कर दी थी। पृथ्वी सिंह औरंगजेब के दरबार में शेर से लड़े थे और मोहनोत नैन सिंह इनके दरबारी कवि थे। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद, जो मोहनोत नैन सिंह को राजपूताने का अब्बुल फजल भी कहते हैं। राजपूताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैन सिंह को कहा है। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ इनके सेनापति थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम जसवंत सिंह ने अनार के बाग लगाए थे। इन्होंने भाषाभूषण नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इन्होंने अपरोक्ष सिद्धांत सागर, इसके अलावा आनंद विलास, अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना भी की थी जसवंत सिंह के द्वारा। 1678 ईस्वी में जामरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी और इन्हीं की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। उसके बाद शासक बने थे महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह जिनका शासनकाल 1707 से लेकर 1724 ईस्वी तक रहा था। 1679 ईस्वी में लाहौर में जन्म हुआ था महाराजा अजीत सिंह का। इन्हें कान का कच्चा शासक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो औरंगजेब ने अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया था तथा ताहिर खां को जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। औरंगजेब ने अजीत सिंह को रूप सिंह की हवेली में कैद कर दिया था, तो दिल्ली में कैद कर दिया था। औरंगजेब ने अजीत सिंह को बागेली, गोराधाय, दुर्गादास, मुकुंददास खींची, रणछोड़ दास के प्रयासों से अजीत सिंह को मुक्त करवाया गया था। इनका कालिंदरी सिरोही नामक स्थान पर जयदेव पुष्करना के घर पालन पोषण किया गया था। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर भी प्रदान की थी। देवारी समझौते के माध्यम से 1707 ईस्वी में अजीत सिंह को जोधपुर का राजा घोषित किया गया था। इन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह बादशाह फर्रुख शेर से किया था। ये अंतिम राजपूत मुगल विवाह था। इसको सम्राट निर्माता राजा भी कहते हैं। इनके पुत्र बख्त सिंह ने 23 जून 1724 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि अजीत सिंह की मृत्यु पर कई मोर, बंदर एवं अन्य पक्षी जलकर भस्म हो गए। गोराधाय अजीत सिंह की धायमा थी, जिनको मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहते हैं। दूसा नामक गीत का संबंध गोराधाय से है। कान का कच्चा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वीर दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने इनको राजा बनाने में पूरी सहायता की थी, बाद में इनको निर्वासित भी कर दिया था वीर दुर्गादास राठौड़ को। इसके अलावा धौंसा एक अवनद वाद्य यंत्र है। इन्होंने अजीत सिंह ने गुण सागर, निर्वाण दुहा, अजीत चरित्र नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। अजीतोदय के रचनाकार जगजीवन भट्ट थे। उसके बाद शासक बने थे मारवाड़ रियासत के महाराजा अभय सिंह। इनका शासनकाल 1724 से लेकर 1749 ईस्वी तक रहा था। अजीत सिंह के पुत्र थे महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के समय ही 1730 ईस्वी में खेजड़ली हत्याकांड हुआ था। अमृता देवी के साथ 363 स्त्री पुरुषों की हत्या कर दी गई थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, और खेजड़ली नामक स्थान पर यह हत्याकांड हुआ था। तो इसके संबंध में हर साल खेजड़ली मेला भी जोधपुर में आयोजित किया जाता है। अभय सिंह के बाद 1749 से 1752 ईस्वी तक राम सिंह और बख्त सिंह जोधपुर के राजा बने थे।
उसके बाद महाराजा विजय सिंह यहाँ के शासक बने थे। 1752 से लेकर 1793 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। बख्त सिंह के पुत्र थे महाराजा विजय सिंह। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान विजय शाही नामक सिक्के चलाए थे। तो विजय शाही नामक सिक्के चलाए गए थे महाराजा विजय सिंह के द्वारा। जाड़ शाही सिक्के जयपुर के प्रसिद्ध है। गुमान शाही सिक्के कोटा में चलाए गए थे। तमंचा शाही सिक्के आप सभी को पता है धौलपुर में चले थे, धौलपुर रियासत में। अक्षय शाही सिक्के ये जैसलमेर में चले थे। स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ में स्वरूप शाह के द्वारा चलाए गए थे। इसके अलावा पंचमार्क आहत सिक्के जो राजस्थान के प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। पंचमार्क सिक्कों का ढेर रेड टोंक में मिला था, जिसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड टोंक को गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर बयाना भरतपुर में मिला था। गुलाब राय आपको बता दें कि इनकी पासवान थी और इनको मारवाड़ की नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के समय आपको बता दें कि वैष्णव संप्रदाय के मंदिर भी बनाए गए थे। 1787 ईस्वी में तुंगा के युद्ध में स्वाई प्रताप सिंह का साथ भी इनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद शासक थे महाराजा भीम सिंह, जिन्हें भीम सिंह के नाम से भी जानते हैं। 1793 से लेकर 1803 ईस्वी तक महाराजा भीम सिंह का शासनकाल था। विजय सिंह के पोते हैं महाराजा भीम सिंह, इनको भौम सिंह के पुत्र थे। आपको बता दें कि कृष्णा कुमारी से इनकी सगाई की हुई थी। इन्होंने भीमशाही सिक्के हैं वो चलाए थे। उसके बाद महाराजा मान सिंह यहाँ के शासक बने थे। भीम सिंह के दत्तक पुत्र और गुमान सिंह के पुत्र थे महाराजा मान सिंह। इनका शासनकाल 1803 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा था। इन्हीं के समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जिसके कारण गिंगोली का जो युद्ध है वो हुआ था। तो गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके युद्ध में अगर बात की जाए तो मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय, जी हाँ, मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। जयपुर के भी शासक थे। इसमें जगत सिंह द्वितीय है वो विजयी हुए थे। अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि भी की गई थी मान सिंह के द्वारा। इनका शासनकाल साहित्य की जो कला साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ का सर्वश्रेष्ठ काल है वो माना जाता है मान सिंह का काल। बांकीदास जी इनके काव्य गुरु थे, जिनको मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। ये ध्यान रखना, मारवाड़ का बीरबल बांकीदास जी को कहा जाता है। 1812 ईस्वी में मानसिंह पुस्तक शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। और इन्हीं के समय जो नाथ संप्रदाय का मारवाड़ में सर्वाधिक प्रभाव है वो मानसिंह के समय ही देखने को मिलता है। आयस देवनाथ इनके गुरु थे। मानसिंह के बाद शासक बने थे महाराजा तख्त सिंह। इनका शासनकाल 1848 से लेकर 1873 ईस्वी तक था। मानसिंह के दत्तक पुत्र थे तख्त सिंह, और करण सिंह भी इनके पुत्र थे। इसके अलावा 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाले शासक कौन थे, ये भी आपको ध्यान में रखता है। महाराजा तख्त सिंह है, जो 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857, जिसके समय अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था। इन्हीं के समय सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक है वो लगाई गई थी महाराजा तख्त सिंह के समय। फिर शासक बने थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। जी हाँ, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ये 1873 से लेकर 1895 ईस्वी तक शासक थे मारवाड़ रियासत में। तख्त सिंह के पुत्र थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। सर प्रताप इनके छोटे भाई थे, जो प्रधानमंत्री पद पर उस समय कार्यरत थे, जिनको मारवाड़ का दूसरा वीर दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है। सर प्रताप एक मात्र ऐसे मारवाड़ के व्यक्ति थे जिनको ईडर का राजा बनाया गया था। सर प्रताप के कहने पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती प्रवचन देने जोधपुर आए थे। स्वामी जी सर्वप्रथम करौली रियासत में आए थे। स्वामी जी ने सज्जनगढ़ पैलेस में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नन्ही भक्तन जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की रखेल थी, जिनके द्वारा जहर देने से 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। तो नन्ही भक्तन के जहर देने के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हो गया था। उसके बाद शासक बने थे महाराजा सरदार सिंह। इनका शासनकाल 1895 से लेकर 1911 ईस्वी तक रहा था। जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र थे महाराजा सरदार सिंह, और इन्होंने ही जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। इन्हें मारवाड़ जो जसवंत थड़ा है, जिसको मारवाड़ और राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। पता होगा कि जो हाड़ौती का ताजमहल है वो अबला बीणी का महल कहते हैं, जो कोटा में है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो प्रतापगढ़ में है।
सरदार सिंह के द्वारा घंटाघर में सरदार क्लॉक टावर का निर्माण करवाया गया था और सरदार सिंह के समय ही 1899 ईस्वी में छप्पनिया अकाल भी पड़ा था और इन्हीं के समय बगड़ी के ठाकुरों द्वारा रक्त से राज तिलक करने की परंपरा है वो समाप्त हो गई थी। उसके बाद शासक बने थे महाराजा सुमेर सिंह। इनका शासनकाल 1911 से लेकर 1918 तक था। ये सरदार सिंह के पुत्र थे और इन्होंने ही प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का साथ भी दिया था। महाराजा उम्मेद सिंह, इनका शासनकाल 1918 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा था। ये सुमेर सिंह के छोटे भाई थे और इनको मारवाड़ का शाहजहां भी कहते हैं। ध्यान रखना, मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है? उम्मेद सिंह को कहा जाता है। और इनको अत्याधुनिक जो आधुनिक मारवाड़ का निर्माता भी उम्मेद सिंह को कहा जाता है। उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण भी करवाया था और इन्होंने ही 1933 ईस्वी में उम्मेद सिंह ने मारवाड़ राज्य का नाम बदलकर जोधपुर रखा था। तो ये ध्यान रखना, 1946 में जवाई बांध का निर्माण करवाया गया था उम्मेद सिंह के द्वारा। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। 1946 ईस्वी में इस बांध का निर्माण हुआ था। उसके बाद हनुमंत सिंह शासक बने थे। 1947 से लेकर 1952 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। उम्मेद सिंह के पुत्र थे हनुमंत सिंह। ये जोधपुर रियासत के अंतिम राजा थे। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे हनुमंत सिंह। अभिनेत्री जुबेदा इनकी पत्नी थी। 1952 ईस्वी में सुमेरपुर के पास विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था और वर्तमान में उत्तराधिकारी गजय सिंह द्वितीय है, जिन्होंने जल भागीरथी योजना, जी हाँ, जल भागीरथी योजना चला रखी है, इसलिए इनको मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है, गजय सिंह द्वितीय को। अब बात करते हैं जोधपुर प्रजामंडल की। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष थे जोधपुर प्रजामंडल के भंवरलाल सराफ। जय नारायण व्यास को शिवाना दुर्ग और भंवरलाल सराफ को नागौर दुर्ग में कैद किया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा और इसके जो संस्थापक थे वो जय नारायण व्यास ही थे। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920-21 में हुई थी। इसके संस्थापक भी जय नारायण व्यास ही थे। मारवाड़ का टोल आंदोलन जो 1920-21 में चलाया गया था चांदमल सुराणा के द्वारा। जय नारायण व्यास की अगर बात की जाए जो सामंतशाही टेंट व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। राजस्थान का शेर भी कहा जाता है जय नारायण व्यास को। इन्हें राजस्थान का लोक नायक भी कहते हैं। इनके कई उपनाम हैं, जिसमें लकीर का फकीर, धुन का धनी, अक्कड़ का कक्कड़ भी इनको कहते हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा में जय नारायण व्यास ने आगी बाण, हिंदी में अखंड भारत और अंग्रेजी में पीप नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जय नारायण व्यास। अब बात करते हैं दोस्तों जोधपुर की कला और संस्कृति के बारे में। जी हाँ, घूमर जो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ, घूमर राजस्थान में आप सभी को पता है जो नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहा जाता है। गुड़ला नृत्य, छिद्रित मटकियों में जलता दीपक लेकर महिलाओं द्वारा ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। इसकी शुरुआत गिंदोली द्वारा की गई थी। जो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक। झांझ नृत्य जो जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें महिलाएं छिद्रित मटकियों को हाथ में लेकर नृत्य करती है, झांझ नृत्य। घूमर ये मारवाड़ का आप सभी को पता है प्रसिद्ध नृत्य है। गुड़ला नृत्य जो किया जाता है। वीरपुरी का जो मेला है वो जोधपुर में बढ़ता है। श्रावण के अंतिम सोमवार को ये मेला लगता है, वीरपुरी जी का मेला। खेजड़ली मेला आप सभी को पता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये मेला भरता है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला है खेजड़ली। जोधपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। रावण मेला ये मंडोर जोधपुर में आयोजित किया जाता है। मंदोदरी जो मंडोर से संबंधित था, रावण की पत्नी मंडोर, तो मंडोर में रावण मेले का भी आयोजन किया जाता है। बेतमार गणगौर मेला जो जोधपुर का प्रसिद्ध है, इसे दिंगावर भी कहते हैं और ये वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। इसमें विधवा तथा विवाहित महिलाएं भी इसमें भाग लेती है। रणछोड़ राय मंदिर ये जोधपुर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल ये मंडोर जोधपुर में है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर, इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। चामुंडा देवी मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। चामुंडा देवी 30 सितंबर 2008 को चामुंडा माता के मंदिर में हादसा भी हुआ था और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। आयोग आप जरूर ध्यान रखना, जसराज चोपड़ा आयोग का गठन वो जांच के लिए किया गया था। लटियाल माता का मंदिर ये फलोदी में है।
ये कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है लटियाल माता। आई माता मंदिर, आई माता जो रामदेव जी की शिष्या थी। बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर स्थित है। मंदिर को दरगाह तथा थान को बडेर कहा जाता है। जी हाँ, मंदिर को तो दरगाह कहते हैं और जो आई माता के थान को बडेर कहा जाता है। ये सीरवी समाज की कुलदेवी है आई माता। देवी के मंदिर से दीपक से केसर टपकती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में दीपक से केसर टपकती है आई माता के मंदिर में। प्रति माह शुक्ल द्वितीया को इसका मेला भी भरता है। देवी के 11 नियम है वो आई माता के काफ़ी प्रसिद्ध है। हड़बू जी का मंदिर, राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की थी। राव जोधा ने कार्य उपरांत बेंगटी गांव हड़बू जी को दिया था और ये बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। इसका निर्माण 1721 में अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता वचन सिद्ध पुरुष थे। इनके मंदिर में छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है। इनका जो हड़बू जी का वाहन है वो सियार है और इन्होंने रामदेव जी के 8 दिन बाद में ही हड़बू जी ने समाधि ली थी। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका वर्णन 24 वाणियाँ जो नामक ग्रंथ है जो रामदेव जी द्वारा रचित है उसमें भी वर्णन किया हुआ है। संचियाय माता का मंदिर, संचिया माता ओस या जोधपुर में ये मंदिर स्थित है। ओसवाल समाज की कुलदेवी है संचिया माता। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार जो महामारू शैली में बनाया गया है। ओसिया मंदिर जो ओसिया जोधपुर में है। ओसिया मंदिर का प्राचीन नाम उपकेश पटन है। राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। वत्सराज द्वारा ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ओसिया में सूर्य मंदिर, राजस्थान का जो कोणार्क मंदिर और हरिहर मंदिर जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। महावीर जी मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। मेहाजी मांगलिया मंदिर जो बापणी ओसिया में स्थित है। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को यहाँ पर मेला भी भरता है। मेहाजी मांगलिया के वाहन का नाम जो इनकी किरण काबड़ा घोड़ी है वो इनकी प्रसिद्ध है। करणी माता, जी हाँ, करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 1387 ईस्वी में सुवाप ओसिया जोधपुर में हुआ था। तो ओसिया में ही इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी और माताजी का नाम देवल देवी था। चारणों की देवी है करणी माता। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर में देशनोक में मंदिर बना हुआ है। चारण समाज और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है करणी माता। जोधपुर की चित्रकला, जोधपुर की चित्रकला की जो शुरुआत है वो मालदेव के शासनकाल के दौरान हुई थी। जोधपुरी चित्रकला का स्वर्ण काल जसवंत सिंह प्रथम का और मान सिंह के काल को माना जाता है। तो जसवंत सिंह प्रथम और मान सिंह के काल को जोधपुरी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इसमें पीले रंग की प्रधानता है। जोधपुर की जो चित्रकला शैली है जिसमें पीले रंग की प्रधानता है। यहाँ के जो इसमें चित्र प्रमुख ऊँटों का चित्र, आम का चित्र, नायिका की आंखें बादाम के समान, नायक के लंबे कद, चौड़े कंधे, लंबी मूंछों के साथ चित्रित इसमें किया जाता था। इस चित्र शैली में रागमाला का चित्रण है जो मान सिंह के समय का वीर विठल दास के द्वारा बनाया गया था। मान सिंह के समय मारवाड़ चित्र शैली के 62 चित्रों की श्रृंखला बनी हुई थी। प्रमुख चित्रकार यहाँ पर देवदास, गोविंद दास, ईश्वर दास, माधव दास यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। जमीला बानो जो जोधपुर की मांड गायिका है, प्रसिद्ध मांड गायिका है जमीला बानो। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में ही 1957 ईस्वी में की गई थी। रूपायन संस्थान, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। बोरुंदा जोधपुर में है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके संस्थापक कोमल कोठारी और विजयदान देथा थे। इसके अलावा चौपासनी शोध संस्थान, ये भी जोधपुर में ही है। चौपासनी शोध संस्थान जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका एक अन्य नाम भी है राजस्थान शोध संस्थान। यहाँ से परंपरा नामक पत्रिका का प्रकाशन है वो किया जाता है। प्रधानमंत्री की छतरी, जसवंत सिंह प्रथम के समय प्रधानमंत्री राज सिंह कुपावत की छतरी है वो यहाँ पर बनी हुई है जोधपुर में। जसवंत थड़ा, ये भी आपको बता दें कि जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है जसवंत थड़ा और इसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा 1906 में करवाया गया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। जसवंत थड़ा जो जोधपुर में है। कागा की छतरी, ये भी जोधपुर में है। सेनापति की छतरी भी जोधपुर में स्थित है। पंचकुंड की छतरियाँ, जोधपुर के राज परिवार की रानियों की छतरियाँ यहाँ पर है। जोधपुर में पंचकुंड की छतरियाँ। मंडोर, जोधपुर में मंडोर की छतरियाँ जो मंडोर राज परिवार की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। जैसलमेर रानी की छतरी, ये भी राजस्थान के जोधपुर में ही स्थित है। अजीत भवन, ये राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। अजीत भवन
एक थंबा महल मंडोर, इसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं। इसके अलावा जो उम्मेद भवन पैलेस है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1928 से लेकर 1940 ईस्वी के बीच करवाया था। अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण हुआ था। इसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। इसे घड़ियों का संग्रहालय भी उम्मेद भवन पैलेस को कहते हैं, जो जोधपुर में, और इसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। गुलाब खां का मकबरा, ये भी जोधपुर में ही है। गुलाब बावड़ी बूंदी में है और गुलाब महल, आपको ध्यान रखना है, कोटा में स्थित है। गुलाब कलंदर का मकबरा, ये भी जोधपुर में है। गमता गाजी की मीनार, ये भी राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। गुलर कालूदान का मकबरा, ये भी जोधपुर में बना हुआ है। ताना पीर की दरगाह भी जोधपुर में ही स्थित है। पाल हवेली, ये राजस्थान के जोधपुर में है। ध्यान रखना, पोखरण हवेली, ये भी राजस्थान के जोधपुर में है। पोखरण का किला जैसलमेर में है, लेकिन पोखरण हवेली है जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली, ये भी राजस्थान के जोधपुर में बनी हुई है। बड़े देवता की हवेली, ध्यान रखना, कोटा में स्थित है। राखी हवेली, ये भी जोधपुर में स्थित है। और पुष्य हवेली भी राजस्थान के जोधपुर में ही बनी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जानते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है। पन रासो पन रोतड़े जेठ मास में जान, सूदी 11 शनिवार, मंड्योगढ़ जोधान। इसके बारे में, दुर्ग के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर। जी हाँ, चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का निर्माण है वो करवाया गया था। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी। इस दुर्ग में रुपयार्ड क्लिपिंग ने एक पत्रकार था, जिसके द्वारा बताया गया कि ये दुर्ग है वो मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं और परियों द्वारा निर्मित है। तो इसके बारे में भी ये पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। टाइम्स पत्रिका ने मेहरानगढ़ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, जी हाँ, एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो टाइम्स पत्रिका के द्वारा कहा गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल, जिसमें जोधा का फालसा, भूरे खां की मजार, मानसिंह पुस्तक प्रकाशालय ये भी स्थित है। अकबर की तलवार, फूल महल, मोती महल, ख्वाबगाह का महल, रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, चामुंडा माता का मंदिर, ये सारे मेहरानगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। इसके अलावा शंभू बाण, किलकिला, गजनी खां, दूरधानी आदि तोप भी मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। अब बात करते हैं जोधपुर के भूगोल के बारे में। जी हाँ, शुभंकर जोधपुर का है कुरजा पक्षी। कुरजा पक्षी है जो जोधपुर जिले का शुभंकर है। जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है जिला। जोधपुर को सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, नीला शहर, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी और राजस्थान में जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर चौथा बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग भी है और जोधपुर संभाग की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान आदि प्रकार के बालुका स्तूप है वो यहाँ पर सर्वाधिक जोधपुर में ही पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक परती भूमि भी राजस्थान के जोधपुर में है और सर्वाधिक ऊन का उत्पादन भी राजस्थान के जोधपुर में किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक इमारती पत्थर जोधपुर में पाए जाते हैं। केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर भी जोधपुर में आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टील ग्रेड का पत्थर ध्यान रखना जैसलमेर में मिलता है। जसवंत सागर बांध, जी हाँ, जसवंत सागर बांध ये जोधपुर में है और इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। पिचियाक बांध ये भी जोधपुर में लूणी नदी पर बनाया गया एक बांध है, जोधपुर में स्थित है। सूर सागर तालाब, इसका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था, जोधपुर में सूर सागर तालाब। गुलाब सागर तालाब ये भी जोधपुर में है और इसका निर्माण गुलाब राय द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना। बालसमंद झील ये भी राजस्थान के जोधपुर में है और इस झील का निर्माण बालक राव प्रतिहार के द्वारा करवाया गया था। कायलाना झील ये भी जोधपुर में है और इसका निर्माण सर प्रताप द्वारा कायलाना झील का निर्माण करवाया गया था। फलोदी झील जो फलोदी जोधपुर में है और ये खारे पानी की झील है। खारिया खंगार भोपालगढ़ में, जहाँ पर सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है जोधपुर में खारिया खंगाल में, और राज्य का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना ध्यान रखना गोटन नागौर में है। इसके अलावा मथानिया जो देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था। मथानिया
बालेश्वर जोधपुर में, जहां पर सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम फ्रिज स्थापित किया गया। ध्यान रखना, प्रथम फ्रिज है जो सौर ऊर्जा से संचालित है, बालेश्वर जोधपुर में इसे स्थापित किया गया था। बढ़ला सोलर पार्क, जो देश का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है बढ़ला, जो राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया गया था। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को मरु त्रिकोण जिलों में शामिल किया है। ध्यान रखना, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को मरु त्रिकोण जिलों में शामिल किया गया है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये राजस्थान के जोधपुर में है। जीरा मंडी भी जोधपुर में स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो मंडोर जोधपुर में स्थित है। बेर का सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान के जोधपुर में किया जाता है। माचिया सफारी पार्क, ये जोधपुर में है, जो देश का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क है। माचिया सफारी पार्क कायलाना झील के किनारे स्थित है। माचिया सफारी पार्क। काजरी, जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी, जो जोधपुर में स्थापित है, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और इस काजरी संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य मिट्टी विश्लेषण प्रयोगशाला, वन, पशु, मिट्टी, फसल आदि से संबंधित अनुसंधान करना है। आफरी, ये शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो काजरी, आफरी ये सभी जोधपुर में स्थित है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य वनों का अनुसंधान करना और संरक्षण करना है। डोली धवा अभयारण्य, ये भी राजस्थान के जोधपुर में है, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। खींचन गांव फलोदी, जी हाँ, खींचन गांव फलोदी, जहाँ पर कुर्जा और गिद्ध प्रजनन हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। खींचन गांव, ये भी फलोदी जोधपुर में है। जोधपुर जंतुआलय, जो गोडावण का कृत्रिम प्रजनन हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। जोधपुर जंतुआलय। राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जी हाँ, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये भी राजस्थान के जोधपुर में बना हुआ है। देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर में बना हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंतनगर गुजरात में है। और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, जोधपुर में बना हुआ है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, ये भी राजस्थान राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क है। ये राजस्थान के बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। जोधपुर के बादला काफ़ी प्रसिद्ध है, जो जिंक से बनाए जाते हैं। जोधपुर के लकड़ी के झूले फेमस है। जस्ते की मूर्तियां यहाँ की प्रसिद्ध है। जोधपुर की बंदेज की चुनरी भी काफ़ी फेमस है। जोधपुर कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया। तो ये ध्यान रखना, जोधपुरी कोट पैंट है, आप सभी ने जानते होंगे, आप पहना होगा। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा इसे मिला है। इसके अलावा बरी पड़ला, जो राजस्थान के जोधपुर के फेमस है। हाथी दांत की चूड़ियाँ, नौरंगी जूतियाँ, डूंगरशाही ओढ़नी, पोमचा, जो जोधपुर के काफ़ी फेमस है। बंदेज मंडी कहाँ पर है, ध्यान रखना, बंदेज मंडी है वो राजस्थान के जोधपुर में ही स्थित है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के जोधपुर जिले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी। कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स को हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जयपुर जिला दर्शन और उदयपुर जिला दर्शन, ये 2 जिलों के वीडियो है, जल्दी आपको ये मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।